हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन स्पार्क अप स्टडी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास जो है वो हमारे सेकंड चैप्टर की फर्स्ट क्लास है ना। मतलब पहला वाला जो चैप्टर था वो पूरा खत्म कर दिया है हमने अपनी तरफ से। फिर भी यदि आप रीड कर रहे हैं, आपको ऐसा कुछ फेस हो रहा है कि नहीं यार ये चीज़ नहीं आ रही है, हमको समझ में नहीं बन रही है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम एक अलग से डाउट सेशन का क्लास रख लेंगे चैप्टर वाइज। तो आप डाउट्स मेंशन कर दीजिएगा, तो हम उनको नोट कर लेंगे चैप्टर वाइज और एक डाउट सेशन की क्लास में उनको लेने की कोशिश करेंगे। ऐसे हम प्लान कर रहे हैं कि चैप्टर वाइज एक एक क्लासेस ले लें, जिसमें सभी बच्चों के डाउट्स है, जो डाउट सेम रहेंगे उसका क्वेश्चन आंसर आप तक पहुंच ही जाएगा। क्वेश्चन जब आप हम तक पहुंचा देंगे तो सबसे बेस्ट कन्वीनियंट वे वही रहेगा। ठीक है, तो अभी पहला वाला टॉपिक है हमारा परमाणु की संरचना, दूसरा चैप्टर है ये। और ये वाला जो चैप्टर है ये भी क्लास 11th का ही है। इससे पहले जो हमने लिया था वो भी क्लास 11th का ही था। तो यहाँ पर हमने जो सिलेबस लिया है ना, जो चैप्टर आपके कॉम्पिटिटिव में इंक्लूडेड है 11th में है वो ऑलरेडी, तो उनको लिया है। एज वेल एज इसके बाद हम 12th भी लेंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपका इस 11th और 12th का सिलेबस भी कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है, तो नोट करते जाइए, नोट्स डेफिनेटली बनाते जाइएगा। चलिए पहले पढ़ते हैं परमाणु की संरचना। तो परमाणु से आप सभी भली भांति परिचित हैं, इससे पहले मैं बता चुकी हूँ। लेकिन क्योंकि देखो बेटा, हमको हर चीज आप तक पहुंचानी है, ये मेरी ड्यूटी है। इसलिए जो टॉपिक इस चैप्टर में दिया है ना, उसको मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगी। तो परिचय क्या है कि परमाणु, परमाणु का मतलब होता है परम अणु, बहुत छोटा सा अणु। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले भारत के एक संत थे, जिसको इंग्लिश में सेंट बोलते हैं हम लोग, और दार्शनिक भी थे। महर्षि गणाध कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो महर्षि गणाध भारतीय संत थे, और ऑप्शन में हो सकता है कि दार्शनिक दिया हो, तो दार्शनिक याद कर लेना, क्वेश्चन पूछा गया है। परमाणु की जो टर्म है, जो शब्द है, वो सबसे पहले किसने दिया, किस भारतीय संत ने दिया था? महर्षि कणाद ने दिया था। किस हिसाब से दिया था ना, पदार्थ के परम गण, परम मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा वर्णन किया था उन्होंने। इसके अलावा और कौन कौन से भारतीय वैज्ञानिक थे या दार्शनिक थे? प्लूटो थे, अरस्तु थे, ल्यूक्रेटियस थे, डेमोक्रिटियस थे। ये सब पश्चिमी दार्शनिक थे। ये कौन से थे? पश्चिमी दार्शनिक। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है ऑलरेडी। इनका क्या मानना था कि जो पदार्थ है, पदार्थ हम पढ़ चुके हैं ना, पदार्थ छोटे छोटे कणों से जो मिलकर बना है। ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु, इनको दो भागों में बांटा था, एक ऊर्जा और दूसरा पदार्थ। कौन कौन से थे? क्योंकि हमारा ब्रह्मांड, आप देखिएगा पहला वाला चैप्टर, उसमें मैंने बताया है आपको, पदार्थ है, और इसके बाद में पदार्थ के बाद में और क्या है? ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा के रूप में बांटा था। फिर ये जो पदार्थ होते हैं, ये पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म है ना, और अविभाज्य कणों से बना है। मतलब ऐसा माना गया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पहले, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसकी खोज के पहले। अंतिम गण किसको माना था? किसको माना था? परमाणु को माना था। पदार्थ जिससे मिलकर बना वो क्या है? परमाणु है। और इसको और छोटे भागों में और छोटे टुकड़ों में हम नहीं तोड़ सकते। लास्ट है, लास्ट है परमाणु। क्या है? लास्ट है। इसी को क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। परमाणु कौन सी भाषा का शब्द है? जो जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना, उसको नोट कर लेना, ये ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में ऑलरेडी पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो अगर ऐसे थ्योरी भी लिखे तो हाईलाइट कर लेना। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा के अकॉर्डिंग परमाणु का अर्थ क्या होता है? परमाणु का अर्थ होता है अविभाज्य कण। कौन सा कण? अविभाज्य कण। अब 1804 में डोल्टन की थ्योरी किस वर्ष में आई थी? 1804 में। 1804 में किसकी थ्योरी आई थी? डॉल्टन की परमाणु सिद्धांत, है ना। इन्होंने एक मॉडल दिया। परमाणु का मॉडल किस वैज्ञानिक ने दिया था? डॉल्टन नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। डॉल्टन के पूरा जो सिद्धांत है ना, उसको हम प्रीवियस क्लास में फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं, तो आप वहां पे जाके भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे अभी कि मूल कणों की खोज कैसे हुई। जैसे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की खोज हुई, उसके बाद में पता चला, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आई, डाल्टन का जब परमाणु का सिद्धांत आया, कौन सा? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जब इन्होंने आया, इसके बाद में सारे कणों की जब कैथोड रो की खोज हो गई, एनोड रे की खोज हो गई, इसके बाद में ये पता चला कि नहीं नहीं, परमाणु जो है वो सबसे अंतिम कण नहीं है, इसको और विभाजित किया जा सकता है। किस किस में? प्रोटॉन में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन में और न्यूट्रॉन में इसको विभाजित किया जा सकता है। तो जब इसके मूल कणों की खोज की जाने लगी, तब यहाँ पे पता चला कि जो पदार्थ है ना, परमाणु से मिलकर जो बना है, उसमें विद्युतीय प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है? विद्युतीय। इसके प्रमाण देखने के लिए क्या किया गया कि यह बहुत पहले स्थापित हो चुका था, इसके लिए पहले से ही पता था। जैसे आप लोगों को पता है ना कि आप पेन ले लो
और उसको ऐसे ऐसे बालों में ऐसे घिसो, उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े करके कागज के ऐसे पास में लो, अट्रैक्ट करेगा ना, आकर्षित होंगे, चिपक जाएंगे सारे पेन उनसे। कंघे को घिस के देख लीजिए आप, अपने बालों में कंघा जो करते हैं उसमें घिस के देखिए, होता है ना, सभी ने किया होगा, बहुत सारे बच्चे नहीं किया है तो करके देखना, फिर कमेंट में बताना हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ से भी क्या हुआ कि आवेश उत्पन्न हो गया, हमने क्या हो गया, आवेश। अब ऐसा का ऐसे ही कांच या फिर जो एबोनाइट की छड़ होती है उसको क्या करा, रेशम या फर, इनसे जब घिसा गया तो उसमें क्या उत्पन्न हुई, विद्युत। इसके अलावा दूसरा एक्सपेरिमेंट आप देखो, सर्दियों के दिनों में जो ब्लैंकेट है, हमारी कंबल है, जब हम उसको ऐसे फोल्ड करते, घड़ी करते हैं तो ऐसे झटको आप, और डार्क रूम में लाइट बंद बंद कर दो तो आपको वहां पे चिंगारी जैसा दिखाई देगा और करंट भी लगता है, देखा है ना। तो बिल्कुल ये उसी की तरह है, वहां पर क्या उत्पन्न हो रही थी, विद्युत उत्पन्न हो रही थी। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो पदार्थ है, पदार्थ में कौन सी प्रकृति होती है, विद्युत प्रकृति। अब हुआ कि कांच है, एबोनाइट क्षण में विद्युत का उत्पन्न होना किसका प्रमाण है, कि पदार्थ विद्युतीय प्रकृति का बना होता है, इस चीज का प्रमाण है। अब जो माइकल फेराडे नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी इसके लिए प्रमाण दिया, इसकी पुष्टि करी। क्या बताया उन्होंने, कि जब भी विद्युत अपघटन किया जाता है, क्या किया जाता है, विद्युत अपघटन उन्होंने करके देखा इसका, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। मतलब एक विलियन लिया, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए और फिर उसमें करंट पास करके उन्होंने देखा कि किस टाइप से आवेश को उत्पन्न किया जाता है, आवेश ट्रांसफर हो जाता है। तो इसी के साथ में यहाँ पर अलग अलग कणों के बारे में पता चला। वो कण कौन कौन से थे, वो कण थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब यहाँ पर खोज होती है सबसे पहले, ऑप्शन में देखना, पदार्थ के या परमाणु के कौन से कण की खोज सबसे पहले हुई थी, इलेक्ट्रॉन की, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। पदार्थ का या परमाणु का कौन सा ऐसा कण है जो गति करता है, क्या करता है, गति करता है, बताओ जल्दी से, गति कौन सा कण करता है, गति सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन करता है। परमाणु का कौन सा कण गति करता है, इलेक्ट्रॉन। कौन सा कण करता है, इलेक्ट्रॉन। पदार्थ का कौन सा कण गति करता है, पदार्थ का कण इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये क्या करता है, इसे चक्कर लगाता है, कैसे चक्कर लगाता है, ऐसे आसपास आसपास। वो केंद्र में कौन होता है, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये चक्कर नहीं लगाते हैं। तो गति कौन करता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन करता है। और सबसे पहली खोज भी किसकी हुई थी, इलेक्ट्रॉन की हुई थी। 1879 में विलियम क्रुक्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या करा कि गैसों का जो दाब था, जो प्रेशर होता है, उसको बहुत कम कर दिया, बहुत कम। जिस कुकर है तो कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, उस प्रेशर को कम करना, आप कैसे करेंगे, वैक्यूम लगा के। और उसके बाद उसमें विद्युत का चालन किया, मतलब करंट को पास करके स्टडी करी। और उन्होंने किस उद्देश्य के लिए किया, इसके लिए, ये जो काम करना था उसके लिए उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट, पूरा प्रयोग बनाया। कैसे बनाया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। डिस्चार्ज ट्यूब किसके जैसी, पहले ट्यूबलाइट चलती थी, आपको याद होगा 5-6 साल पहले तक भी चलती थी, कांच की ट्यूबलाइट आती थी, देखिए ना सबने, किस किसने देखी बताना मुझे कमेंट। आजकल तो प्लास्टिक वाली आने लग गई है और बल्ब आने लग गए, ठीक है। तो उन्होंने लगभग कितनी सेंटीमीटर वो डिस्चार्ज ट्यूब ली, 60 सेंटीमीटर। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ना, लंबी। और कांच की एक लंबी नली थी, वो लंबी, जिसको डिस्चार्ज ट्यूब बोला। इसके दोनों सिरे, ट्यूबलाइट में देखते थे ना, ऐसे दोनों सिरे बंद होते थे, दोनों बंद होते थे ना, मेटल से, धातु के इससे। और 2 धातु के इलेक्ट्रोड उसमें लगे थे, ये लगे होते थे बिल्कुल ट्यूबलाइट जैसा। इसके एक तरफ एक स्टॉप कॉर्क लगा, वो व्हाइट दिखती है, इसको ट्रांसपेरेंट समझ लो। स्टॉप कॉर्क लगा दिया, मतलब इसे ढक्कन जैसा। और एक इस साइड में क्या लगा दिया, ये निर्वात से पंप से जोड़ दे, निर्वात जिसको बोलते हैं वैक्यूम पंप, ताकि इसके अंदर की गैसों को निकाल के प्रेशर को कैसा कर दे, दाब को कैसा कर दे, बहुत कम कर दिया जाए, बहुत कम कर दिया जाए। और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर का दाब कितना करना है, 0.01। अब ये तो बहुत कम कर दिया, मतलब नहीं के बराबर, नगण्य कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ इसमें क्या करा, इन्होंने इसमें आवेश लगाया, क्या लगाया, आवेश, वोल्टेज, जिसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। अब ये जो वोल्टेज था बेटा, ये बहुत ज्यादा था, कैसा था, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, कितना, लगभग लगभग 10,000, 10,000, मतलब दाब बहुत कम। और ये जो है आपका तापमान, जिसको बोलते हैं वोल्टेज, जब लगा रहे हैं, आवेशित जब उसको कर रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा। ऐसा क्यों करना है, कि जब किरणें निकल कर आए, तो जब वो दीवारों से टकराए, लास्ट में कॉर्नर से टकराए, तो एक प्रदीप्ति, प्रदीप्ति मतलब चिंगारी जैसा, चमक जैसा कुछ उत्पन्न करे, तो हमें पता चले कि ये जो किरणें हैं, ये किस साइड से किस साइड जा रही हैं, सीधी जा रही हैं, टेढ़ी जा रही हैं। फिर इसके बाद अलग अलग एक्सपेरिमेंट, भाई चुंबक लगा के देखो इसके आसपास किस साइड जाएगी, दूसरा विद्युत क्षेत्र लगा के देखो किस साइड जाएगी, दूसरी कोई धातु रख दो, फिर धातु को एक बार पतला कर दो, मोटा कर दो, फोटोग्राफिक प्लेट रख दो, ये सारी चीजें रख रख के एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किए गए। तो इसके बाद में क्या रिजल्ट निकला, ये भी देखेंगे।
और सारे एक्सपेरिमेंट भी देखते हैं। अब इन्होंने क्या किया कि जब उन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, अभी जैसे मैंने बताया था ना आपको वोल्टेज, वोल्टेज कितना लगाया ये इंपॉर्टेंट है, 10,000, कितना 10,000 वोल्ट लगाया। तो जो ये किरणें थी, ये इनका क्या पता चला कि ये कैथोड से निकलती है। जो लगाया गया था ना, जैसे ये पेन है, मान लो यहाँ से किरणें इस ओर जा रही थी, ये कैथोड है, यहाँ से किरणें निकल रही है। तो क्योंकि किरणें कहाँ से निकल रही है, कैथोड से निकल रही है। कहाँ से, कैथोड से, इसलिए इन किरणों को क्या बोलेंगे, कैथोड किरणें। ठीक है, कैथोड की उपस्थिति का पता चला। और अब ये किस साइड जा रही थी, कैथोड के ऊपर, तो ये कैथोड है और इस साइड जा रही है, तो उल्टी दिशा में जा रही है, इसके पास में थोड़ी आ रही है, इससे दूर जा रही है। तो इससे क्या पता चला कि जो कांच की ट्यूब थी, ये पूरी मान लो कांच की ट्यूब है, इस कांच की ट्यूब में कैसा कलर दिखाई दिया, हल्का हरा रंग। कैसा, हल्का हरे रंग की एक प्रदीप्ति उत्पन्न हुई। तो कैथोड से जो किरणें निकली, उसने किस कलर की प्रदीप्ति उत्पन्न करी, हल्के हरे रंग की। कौन सी, हल्के हरे रंग की रोशनी से चमकने लगी। तो इसको डायग्राम से देखते हैं हम, ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो ये कलर दिख रहा है ना आपको, जैसा लिखा हुआ है, ऐसे लाइट ग्रीन कलर होता है ना। तो जो कैथोड से जो कुछ किरणें कहाँ पर बम्बार्डमेंट, बम्बार्डमेंट का मतलब होता है जैसे बारिश आती है ना, एकदम तेज बारिश गिरती है ऐसे, तो ये दीवार पर बमबारी के कारण हुआ होगा। ऐसे जब टकरा रही है तो टकराने से चमक, तो हो सकता है दीवार से टकराए, या जिंक सल्फाइड की अगर प्लेट रख दें हम यहाँ पीछे की साइड, उससे भी अगर ये टकराए यहाँ पर, तो भी क्या होगा, ग्रीन कलर का हल्के हरे रंग की ही प्रदीप्ति उत्पन्न होगी। अब ये देखो ये कैथोड दिख रहा है, ये किरणें निकल रही है, इसको दाब कैसा कर दिया, बहुत कम, दाब कैसा है, कम है, बहुत कम है। जबकि ये देखो वोल्टेज कितना वोल्ट है, वोल्ट बहुत ज्यादा है, ये करंट यहाँ से लगा दिया। अब इस प्रेशर को कम करने के लिए क्या करा है, ये वैक्यूम, वैक्यूम मतलब कि निर्वात लगा दिया गया है। क्या लगा दिया गया है, निर्वात पंप लगा दिया गया है। और इसी कांच की ट्यूब को ही बोला जाता है, डिस्चार्ज ट्यूब किसे कहा जाता है, कांच की ट्यूब को कहा जाता है। और ये किरणें क्योंकि कहाँ से निकल रही है, ये निकल रही है कैथोड से। जब कैथोड से निकल रही है तो कौन सी किरणें हैं, कैथोड किरणें हैं, और इस कलर की प्रदीप्ति इसमें उत्पन्न हो जाएगी। अब इनके गुणों को देखेंगे ताकि हमको समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये कैथोड किरणें क्या करती है, काम में भी आती है कि ऐसे ही बना दिया गया है। तब देखो कैथोड किरणें, ये पहला पॉइंट समझ लेना, नोट करते जाना इनको नोट्स में। और इसके बाद इनको मैं जो डिटेल में समझा रही हूँ वो चाहे तो आप अपने वर्ड्स में लिख लेना, ताकि आपको याद रहे प्रूफ के साथ। क्वेश्चंस आते हैं इसके, एनडीए में भी आते हैं, ऑलमोस्ट एनडीए में भी आते हैं। कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, मतलब बिल्कुल सीधे चलती। हम कैसे मान लें, आप मान सकते हो कि भाई उसने बोल दिया सीधी, तो उसके लिए इन्होंने क्या करा, एक्सपेरिमेंट करा कि यहाँ से जा रही है, चलो इसके रास्ते में कुछ रख देते हैं। अगर यहाँ से मुड़कर फिर कहीं और चली गई तो सीधी रेखा में नहीं जाएगी, नहीं मुड़ी। अब नहीं मुड़ने का कैसे पता चलेगा, आप अपना टॉर्च लो, और जैसे ये ओपेक है ये ना, ये कैसा है, अपारदर्शी है। कैसा है, अपारदर्शी। इसमें जब हम लाइट डालेंगे तो लाइट इसमें से पास नहीं होगी, पीछे इसकी छाया बन जाएगी, इधर से डालोगे तो इधर इसकी छाया बन जाएगी। तो सेम ऐसे ही एक पदार्थ, एक धातु का पदार्थ रख दिया और कैथोड किरणों को क्या करा है, पास कर दिया। जब कैथोड किरणों को पास किया तो इन्होंने क्या देखा, इधर पीछे छाया बन रही है। क्या बन रही है, छाया बन रही है। तो इससे सिद्ध होता है जब भी कैथोड किरणों के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु को रखा जाता है तो कैथोड किरणें उससे टकराती है और उसको पार नहीं कर पाती है, और उस वस्तु के पीछे उसकी छाया प्रदर्शित होती है, जिससे सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती। ठीक है, इसको नोट कर लेना आप लोग। आ रहा है ना समझ में, ये रख दिया है यहाँ पे। अगला पॉइंट देखेंगे बेटा, अगला पॉइंट है कैथोड किरणें ऋणात्मक आवेश वहन करती है, या इनमें ऋणात्मक आवेश होता है, ऐसा भी लिख सकते हो आप सिंपल वर्ड्स में, होता है। ठीक है, होता है। कैसे होता है, हमने देखा कि ये पूरी डिस्चार्ज ट्यूब पे दिख रही है, हाई वोल्टेज लगा है, दाब कम लगा है। अब इसमें हमने क्या करा, यहाँ पर क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि कैथोड में भाई नेगेटिव चार्ज होता है कि पॉजिटिव, ये देखना है। तो हमने क्या करा, इसके सामने यहाँ पर एक पॉजिटिव प्लस चार्ज वाली और ये माइनस चार्ज वाली दो चीजें रख दी है, प्लस चार्ज वाली। तो जब प्लस चार्ज वाली रखी ना, तो ये जो कैथोड किरणें थी ये किस और मुड़ गई, ये किस और मुड़ी, यहाँ पर। इसको तो छोड़ दो, यहाँ पर देखो एक साइड माइनस और एक साइड प्लस, तो जिस साइड प्लस चार्ज था ये उस और मुड़ गई, नेगेटिव की साइड भी नहीं मुड़ी, सीधी भी नहीं गई। तो हमको इतना पता था, हमको पहले से पता चल चुका था जब हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी पढ़ रहे थे कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ से समझ में आ गया हमको कि जब हमने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगाया और एक जगह कैसा लगाया, पॉजिटिव चार्ज लगाया, तो ये किस और मुड़ी, पॉजिटिव की साइड, धन आवेश की तरफ अगर मुड़ जाती है तो इनमें कैसा आवेश होगा, इनमें ऋण आवेश होगा, धन आवेश नहीं होगा, क्योंकि विपरीत है ना, जब भी तो आकर्षित हुए। तो इस प्रयोग से क्या सिद्ध हुआ, इस प्रयोग से सिद्ध हुआ कि कैथोड किरणों में
ऋणात्मक आवेश होता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, आप भले नर्सिंग के एग्जाम की प्रिपरेशन करो, देखो सबको हमने ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बता रहे हैं। तो हो सकता है कुछ जेई वाले बच्चों को कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसा लगे मैडम कितना लो लेवल का पढ़ा रही, बेटा पूरा लेवल कंप्लीट करने की कोशिश करें, सरल भी, कॉम्प्लिकेटेड भी, मॉडरेट भी, सब, ताकि सभी बच्चों का भला हो सके। अब इन किरणों को क्या किया जा सकता है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो। चुंबक के द्वारा, प्रतिबिंब नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा चुंबक, चुंबक लिख लेना इसको, चुंबक द्वारा विक्षेपित होती है। यहाँ पूरा अच्छे से लिख दूं मैं, कैथोड किरणें, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, कैथोड किरणें चुंबकीय क्षेत्र के कारण, कौन से क्षेत्र के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण विक्षेपित होती, मतलब अपने मार्ग से विचलित होती है। विचलित भी लिख सकते हो, विक्षेपित भी लिख सकते हो। कैसे, ये रही कैथोड किरणें और यहाँ हमने ये यू आकार का चुंबक लगा दिया। जैसे ही चुंबक लगाया तो किरणें को सीधे नहीं जा रही है, सीधे जाने की जगह इन्हें क्या करा, मुड़ गई। तो यहाँ पे प्रदीप्ति उत्पन्न हुई, तो हमको पता चल गया। हमें कैसे पता चला, यहाँ पे टकरा रही, स्ट्राइक यहाँ हो रही है, चमक उत्पन्न हो रही है, तो ग्रीन कलर की। तो हमें पता चला कैथोड किरणें अपने मार्ग से विक्षेपित होती है। आप इधर लगा दोगे तो यहीं से विक्षेपित हो जाएगी, इधर लगा दोगे तो इधर विक्षेपित हो जाएगी। ठीक है, तो अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती है। अगला है, अगला पॉइंट देखते हैं कि जो कैथोड किरणें है ना, वो कैसे कणों से मिलकर बनी होती है, भौतिक कणों से मिलकर बनी होती है। जैसे अभी हमने देखा था ना, परमाणु, क्या देखा था, परमाणु कणों से, तो उसको भौतिक की जगह आप ऐसा लिख लो, पदार्थ के कणों से मिलकर बनी होती है। यानी कि जैसा हम परमाणु की जब अध्ययन कर रहे हैं, परमाणु का अध्ययन कर रहे हैं, और जैसे परमाणु के कण है, वैसे के वैसे ही कण हमें किसके दिखाई दे रहे हैं, वैसे के वैसे ही कण हमें किन कौन सी किरणों में दिखाई दे रहे हैं, कैथोड किरणों से। तो हम इस पॉइंट के आधार पर इस निष्कर्ष पे निकलते हैं कि जो कैथोड किरणें हैं वो कैसे कणों से मिलकर बनी होती है। ये लिखना, इसको काट देना, पदार्थ के कणों से बनी होती है, पदार्थ के कणों से बनी होती है। कैथोड किरणें तापन प्रभाव उत्पन्न करती है, यानी आप और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ऊर्जा का प्रभाव। कैसा, ऊर्जा, या किसी भी प्लेट को गर्म कर देती है, गर्म कर देती है। जैसे कि क्या करा कि ये जो ट्यूब थी, अब ट्यूब तो नहीं बना रही हूँ मैं, ये कैथोड किरणें पास हो रही है, क्या हो रही है, कैथोड किरणें पास हो रही है, और इनके रास्ते में अगर आप कोई धातु रख दोगे तो जब इससे टकराएंगी और इसको टच करके देखते हैं तो ये कैसी लगती है, ये गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो ये कौन सा प्रभाव छोड़ती है, गर्म प्रभाव। तो कैथोड किरणें किसी धातु की सतह से टकराने पर उसे गर्म कर देती है, हम ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। इसके बाद देखो, कैथोड किरणें एक्सरे उत्पन्न करती है। एक्स किरणें देखी ना, एक्सरे करवाया होगा आपने, नहीं करवाया तो आपके फैमिली मेंबर ने कभी ना कभी कर, क्या वो दिखाई देती है, वो नहीं दिखाई देती, नहीं दिखाई देती है, मतलब दिखाई नहीं देती है किरणें, लेकिन जो कैथोड किरणें हैं उन्हीं से कौन सी किरणें बनाई जाती है, एक्स किरणें। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि एक्स किरणें निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणों का उदाहरण है। तो क्या लिखेंगे आप, कैथोड किरणें, कैथोड किरणों का उदाहरण है, तो वहां पे आपको ढूंढना है एक्स किरणें। ठीक है, समझ में आया, एक्स किरणें और कैथोड किरणें एक तरह से एक ही प्रकार की किरणें, इनकी प्रकृति जो होती है ना वो एक जैसी होती है। कैथोड किरणें जिस गैस से होकर गुजरती है उसका आयनीकरण हो जाता है, आयनीकरण मतलब कि आवेशित कर देती है उसको, चार्ज उसके अंदर आ जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, उसका चार्ज सेपरेट हो जाएगा। अगले गुण देखेंगे, जो कैथोड किरणें हैं वो डिस्चार्ज ट्यूब की कांच की दीवार पर और साथ ही जिंक सल्फाइड जैसे कुछ अन्य पदार्थों पर हरा प्रदीप्ति उत्पन्न करती है। तो अभी हमने पढ़ा कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सा कलर आता है, हरा कलर आता है, लेकिन अगर उसकी जगह आप क्या लगा दो, जब आप प्रयोग कर रहे हो कैथोड किरणों का, और अगर कैथोड किरणें जिंक सल्फाइड की सतह से टकराती है, ठीक है, किससे, जिंक सल्फाइड की, तो किस प्रकार की प्रदीप्ति उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होगा। तो अगर ऑप्शन में सिर्फ प्रदीप्ति है तो प्रदीप्ति करेंगे, और कैसे रंग की प्रदीप्ति पूछा गया है तो आप क्या लिखना, कैसे रंग की प्रदीप्ति,
हरे रंग की। कोई फर्क नहीं कि कांच की ट्यूब से टकरा रही है या जिंक सल्फाइड से टकरा रही है। कैथोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करती है, यानी उसको खराब कर देती हैं। किसको? फोटोग्राफिक प्लेट को। किस प्रकार की प्लेट को प्रभावित करती हैं? फोटोग्राफिक प्लेट को। फोटोग्राफिक प्लेट को कौन सी किरणें प्रभावित करती हैं? कैथोड किरणें प्रभावित करती है। अब अगर आपने क्या करा, जो कैथोड किरणें हैं उनमें भेदन प्रभाव होता है। भेदन प्रभाव का मतलब है कि अगर ये जो किरणें जा रही हैं इसमें आपने पतली शीट लगा दी, जिससे अभी हमने करा था ना, धातु की कोई शीट रख रहे हैं, कुछ भी धातु रख रहे हैं पर बहुत पतली, जैसे रदरफोर्ड का भी प्रयोग पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप देखना हम पतली सोने की पन्नी लगाएंगे, बहुत पतली, ताकि कण उसको पार कर जाए। तो अगर आपने पतली पन्नी लगाई है तो ये जो कैथोड किरणें होती हैं ये उसको बड़े ही आसानी से पार कर जाती। तो ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि यदि पतली धातु को हम कैथोड किरणों के मार्ग में रखेंगे तो उसको बड़ी ही आसानी से पार करके दूसरी तरफ निकल जाएंगे। ठीक है, ये पतली पन्नी को। इसके बाद है कैथोड किरणों में, अगला पॉइंट लिख लो, कैथोड किरणों में या कैथोड किरणें ऊर्जा कणों से मिलकर बनी होती है। ऊर्जा कणों से मिलकर बनी होती है या इनके कणों में ऊर्जा होती है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैथोड किरणों में कैथोड किरणों के कणों में ऊर्जा होती है। मैं यहाँ लिख रही हूं, मिलकर बनी होती है। ठीक है, बनी होती है। कैसे पता चला? कि ये एक्सपेरिमेंट दिख रहा है ना डायग्राम, ये कैथोड किरणें जब इससे आई और इसके रास्ते में एक चक्री या चक्री जैसे पहिए जैसे उसमें लगे हुए हैं, घुमाते ना वो पवन चक्की जैसे कागज से बनाते बच्चे, ऐसा पैडल व्हील या घुमावदार चक्री रख दी है, तो जैसे किरणें से टकराई ये घूमने लग गया। मतलब इनके कणों में क्या होती है? ऊर्जा होती है। इस प्रयोग से सिद्ध होता है। तो कैथोड किरणों के मार्ग में चक्री रखने पर क्या होगा? घूमने लगेगी। चक्री जब घूमने लगती है तो इस प्रयोग से क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें ऊर्जा कणों से मिलकर बनी होती है। इनके कणों में क्या होती है? ऊर्जा होती है। चलिए अब यहाँ हम देखते हैं कि इसके बाद एक वैज्ञानिक आए, जे जे थॉमसन। कौन से आए? जे जे थॉमसन। क्योंकि यहाँ कैथोड किरणें जब थी तो इनको पता चल गया कि कैथोड किरणों में कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। कौन सा? ऋणात्मक आवेश। तो इन्होंने इस ऋणात्मक आवेश की स्टडी करी। क्या करी? स्टडी, अध्ययन करा। और किसका अध्ययन करा? इसके अंदर इन्होंने देखा कि मतलब आवेश की प्रकृति तो ऋणात्मक है लेकिन मात्रा कितनी है, मात्रा ज्ञात करनी। इसको अच्छे समझना, प्रकृति कैसी है? ऋणात्मक। लेकिन इस ऋणात्मक पे जो ऋणात्मक आवेश उसकी मात्रा ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी? आवेश की मात्रा। इस आवेश की मात्रा ज्ञात करी, इसके साथ साथ इसका द्रव्यमान भी ज्ञात करा कि कितना होता है। इन दोनों चीजों को जब इन्होंने ज्ञात करा तो एक अनुपात इन्होंने दिया जिसको बोला जाता है E/m अनुपात। क्या बोलते हैं? E/m अनुपात। तो E क्या होता है बेटा? E जो होता है वो होता है आवेश। क्या होता है? आवेश होता है। ठीक है, इसके बाद M। M बराबर क्या है? M बराबर है द्रव्यमान। किसका? इसी कण का, जिस कण पे ऋणात्मक आवेश है ना उसका द्रव्यमान इन्होंने देखा। तो इसके लिए जो वैल्यू निकल के आई, यानी E/m की वैल्यू याद रखना, ये कितनी होती है? 1.76 गुणित 10 की घात 8। कितनी होती है? 10 की घात 8। अब ई की जो यूनिट है, इकाई है, वो क्या है? ई की इकाई, ई की इकाई है कुलाम। तो कुलाम को सी लिखते हैं, हिंदी में आप कुलाम लिख सकते हैं। और इसके बाद एम की क्या होती है? एम की इकाई क्या होती है? ग्राम होती है। एसआई यूनिट मैंने पढ़ाई थी आपको पहली या फिर दूसरी क्लास होगी, जिसमें एसआई यूनिट देखो काम आ रही है। तो ये याद रख लेना, ये E/m की पूरी वैल्यू है जो काम में आती ही है। इसको नोट कर लो आप लोग। ठीक है, E/m की इन्होंने वैल्यू बता दी। अब जब इन्होंने पूरा प्रयोग किया, इसने जे जे थॉमसन ने करा था और यहीं से तो इन्होंने ऐसे पूरा प्रयोग किया इस आवेश को, फिर यहीं से इनको पता चला। इन्होंने आगे हम इसका पूरा मॉडल पढ़ेंगे, जे जे थॉमसन का पल्म पुडिंग मॉडल,
जहाँ पे इन्होंने क्या पता लगाया कि जितने ऋणात्मक आवेश उतने ही धनात्मक भी उपस्थित होते हैं, क्योंकि न्यूट्रल हो जाता है चार्ज, उदासीन हो जाता है, जो कण है वो कैसा हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो यहीं से पता चला कि इसको नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन। इस ऋणात्मक कण को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन। अब जब ये पूरा प्रयोग किया इन्होंने, तो इस प्रयोग के बाद में इन्होंने क्या निकाले, इन्होंने निकाले निष्कर्ष। कितने निष्कर्ष निकाले इन्होंने, 2 निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष ये था कि जो ये E/m का मान था, E/m का जो मान था, वो मान कैथोड किरणों के मान के बिल्कुल बराबर, किसके, कैथोड किरणों के मान के बराबर, के मान, इसको नोट कर लेना, मान के बराबर, या फिर जो आपकी वो कांच की नली थे जिसको हमने क्या कहा था, डिस्चार्ज ट्यूब कहा था, उसके अंदर जो आपने गैस उपयोग करी थी, गैसें उपयोग करी थी, उनके ही मान के बराबर आ रहा था। किसके बराबर आ था, उन गैसों के मान के बराबर आ रहा था। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया, दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं, उनमें जितने भी कण हैं, उन सभी में आपको क्या देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन देखने को मिल जाएगा, उन सभी में। तो ये जो 2 निष्कर्ष थे, ये किसने दिए, जे थॉमसन ने दिए, जब उन्होंने अपना प्रयोग किया। तो प्रयोग हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, है ना, अभी नहीं पढ़ रहे क्योंकि अभी हमारी किरणें चल रही हैं। तो ये याद रख लेना कि E/m अनुपात किस वैज्ञानिक ने दिया, जे थॉमसन ने दिया। जे थॉमसन ने कौन सी किरणों की वजह से इलेक्ट्रॉन की खोज की, कैथोड किरणों की। कैथोड किरणों में कौन सा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। तो आवेश की मात्रा और द्रव्यमान के अनुपात को कौन से वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया, जे थॉमसन ने। उसको क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है E/m अनुपात। E बराबर आवेश, m बराबर द्रव्यमान। ये दोनों निष्कर्ष निकाले कि E/m का जितना मान आया, कैथोड के मान के बराबर आया, या जो कांच की नली में जो गैस प्रयोग करी थी बिल्कुल उसके मान के बराबर आया, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया है। तो और इसका रेशो याद रख लेना, इसका अनुपात कितना आता है, 1.76 × 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम निकल के आता है। तो अभी क्या क्या पढ़ लिया आपने, देखो पूरा पढ़ा, परमाणु के बारे में पूरी हिस्ट्री पढ़ ली, उसके बारे में कौन कौन से वैज्ञानिकों ने दिया था, इसके बारे में इसका नेचर कैसा होता है। अब फिर उसके प्रमाणित के कण पढ़ रहे हैं हम कि कैथोड किरणें क्या होती है। अब इसके बाद क्या आएंगी, एनोड आएंगी। क्या आएंगी, एनोड, जहां से हम सीखेंगे धन आवेश का आविष्कार किस प्रकार से हुआ, और कैथोड किरणों से किसका आविष्कार हुआ था, कैथोड किरणों से आविष्कार हुआ ऋणात्मक आवेश का। और अब हमको ध्यान रखना है कि परमाणु का ऐसा कौन सा कण है जो गति करता है। तो गति कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन करता है, ठीक है, कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। तो इस क्लास में इतना ही, हम अगली क्लास में पढ़ेंगे एनोड किरणों के बारे में। तो कुछ चीज अगर नहीं समझ में आ रही हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू।